स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल OPS क्लासेज पर। आज से हम लोग 12th NCERT फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे 12th की। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि फ़िज़िक्स कब से शुरू होगी, तो आज से मैं आपके लिए क्लासेज रेगुलरली तो नहीं, लेकिन ये है कि हम आपको सप्ताह में क्लासेज देते रहेंगे। हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। आगे धीरे धीरे जैसे अभी हमको 12th की केमिस्ट्री भी लाएंगे, हम 11th की फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों हम लेकर आने वाले हैं। तो सारी चीज़ें मैं लेकर आऊँगा, लेकिन सबका शेड्यूल क्रम वाइज, कभी 12th का कभी 11th का, वो आपको शेड्यूल में बता दिया करूँगा आगे। तो आज से स्टार्ट करते हैं 12th फिज़िक्स। आज से हम लोग पढ़ेंगे पार्ट फर्स्ट। तो जैसा कि पार्ट फर्स्ट में हमने देखा है, NCERT सिलेबस के अनुसार टोटल 8 चैप्टर्स हैं पार्ट फर्स्ट में फ़िज़िक्स में। पहले हम जान लेते हैं हमें पढ़ना क्या क्या है। तो पार्ट फर्स्ट फ़िज़िक्स में टोटल 8 चैप्टर्स हैं, जिसमें पहला चैप्टर्स है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। दूसरे चैप्टर की बात करूं तो दूसरा चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तीसरा चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो तीसरा चैप्टर है आपका विद्युत धारा। इसी प्रकार अगर चौथे चैप्टर की बात करूं तो है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। अगर पांचवें चैप्टर की मैं बात करूं तो है आपका चुंबकत्व एवं द्रव्य। छठे चैप्टर की बात करूं तो है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। सातवें चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो है आपका प्रत्यावर्ती धारा। और अगर आठवें चैप्टर की बात करूं तो आठवां चैप्टर है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगें। वैद्युत चुंबकीय तरंग। इन 8 चैप्टर में हम पूरी फिजिक्स पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। पार्ट सेकंड जो है उसमें भी लगभग 8 से 9 चैप्टर्स हैं, लेकिन हम पहले पार्ट 1 कवर करेंगे। दोस्तों पार्ट 1 जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। कहने का मतलब क्या है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में समान वेटेज है, 35-35 नंबर दोनों का आना है। लेकिन पार्ट 1 में समझना ज़्यादा है, थ्योरीज ज़्यादा है। पार्ट 2 आपको आसानी से बहुत कम समय में आप कवर कर ले जाओगे, लेकिन पार्ट 1 के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए। इसलिए हम आज से ही स्टार्ट करते हैं, फिजिक्स शुरू करते हैं। तो बात करूं अगर मैं पार्ट 1 फिजिक्स की, तो इन 8 चैप्टरों में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा बात की जाती है किसकी? वैद्युत की तथा चुंबक की। पूरे पार्ट 1 फिजिक्स में आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा बात की जाएगी सिर्फ वैद्युत की और चुंबक की। इतनी सारी बातें। तो अगर मैं बात करूं वैद्युत को थोड़ा डीप में डिफाइन करूं, और अगर आपको बताऊं वैद्युत है क्या वास्तव में, तो वैद्युत की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको 2 भाग पढ़ने हैं इसके। एक पढ़ना है आपको स्थिर वैद्युतिकी, दूसरा आपको पढ़ना है वैद्युत चालन। 2 भाग इसके पढ़ने हैं। स्थिर वैद्युतिकी आप पढ़ेंगे पहले 2 चैप्टर, इसके 2 चैप्टर्स हैं, जैसे ये दोनों दिख रहे हैं आपको। इसके बाद वैद्युत चालन के 1 चैप्टर्स आप अध्ययन करेंगे इस पूरी फिजिक्स में। और अगर डीपली इसे डिफाइन करूं कि स्थिर वैद्युतिकी है क्या, कैसे जानोगे कि क्यों इसे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में अगर मैं और आपको बताऊं तो स्थिर वैद्युतिकी में इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका मतलब क्या है? स्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ।
इलेक्ट्रो का मतलब होता है आवेश या चार्ज, आवेश या चार्ज। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं स्थिर वैद्युतिकी को डिफाइन करूं यहाँ से, तो हम कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रुके हुए आवेश का अध्ययन करते हैं और उसके गुणों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग स्थिर आवेश के गुणों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। वैद्युत चालन की अगर मैं बात करूं, तो वैद्युत चालन का मतलब होता है प्रवाह, चालन का मतलब होता है प्रवाह, और वैद्युत का मतलब यहाँ पर भी आवेश से ही लगाया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग गतिमान आवेश का अध्ययन करते हैं, वो है आपका वैद्युत चालन। यहाँ पर आप गतिमान आवेश, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व तो आप अध्ययन करेंगे। तो ये सारे चैप्टर्स, पूरा पार्ट फर्स्ट जो है, इन्हीं दोनों पर डिपेंड है, ये दोनों हमको अध्ययन करना है। और आगे बात करता हूँ, इसे मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आप कॉपी पेन जरूर रखिए अपने पास। अब आते हैं पहले चैप्टर की फिजिक्स शुरू करते हैं। पहला चैप्टर जैसे अभी हमने बताया क्या है आपका, तो पहला चैप्टर है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो आज हम जानेंगे आवेश क्या होता है वास्तव में, आज हम जानेंगे आवेश के बारे में, चार्ज क्या होता है, आवेश, CHARG। जैसा कि इसके बारे में बेसिक जानकारी हम लोग पढ़ चुके हैं, कहाँ पर, क्लास 10th की फिजिक्स में हमने पढ़ चुके हैं कि आवेश क्या होता है। लेकिन यहाँ पर मैं बताऊँ, अगर आवेश की बात करूँ तो सामान्यतया सर्दियों की दिनों में आपने देखा होगा कि आप अपने शर्ट उतार रहे हैं या कपड़े उतारते हैं, चट चट की आवाज़ आती है, या फिर माताओं की साड़ियाँ जो पॉलिस्टर की बनी हुई होती हैं, उसे आप देखेंगे, रगड़ेंगे तो उसमें चट चट की आवाज़ या चमकने की आवाज़ आएगी। इसका मतलब क्या है, उसमें क्या है, चार्ज है। या फिर आप लोगों ने बचपन में देखा होगा, ये क्या है, ये है आपकी कंघी। तो अगर इस कंघी को हम लोग अपने बाल में रगड़ते थे, हेयर्स में रगड़ते थे, तो क्या होता था, इसमें चार्ज आ जाते थे। और इसकी क्वालिटी क्या होती थी, क्वालिटी ये होती थी, अगर हम कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े रखते थे तो यह अपनी तरफ आकर्षित भी करता था और प्रतिकर्षित भी करता था। कोई चिपक जाते थे, कोई नहीं चिपकते थे। इसका मतलब क्या है, किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह किसी दूसरे वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है, आवेश कहलाता है। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह किसी दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है, आवेश कहलाता है। और अगर बात करें इसके बारे में, तो अगर इसी में मैं फिजिक्स की बात करूं, तो फिजिक्स की परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटना हमें दिखाई देती है, या किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव घटित होते हैं, उसे हम आवेश कहते हैं। आवेश के बारे में आपने आसानी से समझ लिया। अब और बात करें, अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, तो आवेश जो होता है यह एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि का मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड, परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होता। और अगर दूसरी बात करूं, तो यह आवेश जो होता है, इसका यमकेयस पद्धति में जो मात्रक होता है वह होता है एम्पियर सेकेंड। और अगर दूसरे मात्रक की इसकी बात करूं, तो दूसरा मात्रक इसका होता है कूलाम। सीजीएस पद्धति में आता हूं, अगर सीजीएस पद्धति में इसके मात्रक की बात करूं, तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। दूसरी अगर मैं बात करूं, तो इसका होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसे हम लोग
एब कूलाम भी कहते हैं, एब कूलाम। इसे हम लोग कहते हैं स्टेट कूलाम। ये दोनों हैं सीजीएस पद्धति में इसके मात्रक। इसका एक मात्रक और होता है जिसे हम लोग फ्रैंकलिन भी कहते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कूलाम से बड़ा या आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। तो आवेश का अगर सबसे बड़ा मात्रक आपसे पूछा जाए तो सबसे बड़ा मात्रक इसका होता है, सबसे बड़ा मात्रक वह होता है फैराडे। और एक फैराडे में होते हैं 96,500 कूलाम। एक फैराडे में 96,500 कूलाम होते हैं। अब आप हमसे कहेंगे कि सर आपने हमको EMU बता दिया, ये आवेश का मात्रक है, लेकिन इसमें कितने कूलाम होते हैं। तो हम कह सकते हैं 1 EMU इज इक्वल टू होता है 10 कूलाम। और अगर मैं बात करूं 1 ESU इज इक्वल टू होता है, वो होता है 1/3 × 10⁹ कूलाम। ये हो गया आपका आवेश का मात्रक। अब आपको ये देखना है कि सबसे छोटा मात्रक क्या होता है। तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है ये ESU, ये आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है। आते हैं और बातें करते हैं आवेश के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। आप लोग जब भी पढ़िए तो कॉपी पेन अपने साथ में रखिए, ये सारे फैक्ट्स नोट करते जाइए। आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसे। अब हम लोग पढ़ते हैं कि आवेश कैसे बना हुआ होता है, कैसे इसकी गणना की जा सकती है। तो अगर मैं कहूँ कि हम लोगों ने पढ़ा था Q इज इक्वल टू होता है Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। Q क्या होता है, Q होता है किसी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु पर आवेश। N को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनों पर या इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इसका मान डिसाइड किया गया है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई। अब एक बात और अगर आपसे बताऊं तो आवेश का मूलभूत जो होता है, कहने का मतलब क्या है, आवेश अगर बनता है तो कहाँ से बनता है, तो वो सिर्फ बनता है इलेक्ट्रॉन से। अगर इलेक्ट्रॉन्स ना होते तो आवेश की उत्पत्ति संभव होती ही नहीं। कहने का मतलब क्या है, आवेश के उत्पन्न होने का कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है तब क्या बनाते हैं, वो मिलकर आवेश बनाते हैं। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और आगे बढ़ते हैं, इस आवेशों के प्रकार को पढ़ते हैं। आवेश के प्रकार होते कितने हैं। तो आवेशों के प्रकार, आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। धनावेश क्या होता है, धनावेश किस वस्तु पर आ सकता है, इसके बारे में जानते हैं। तो मान लीजिए किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं या ग्रहण करती है, कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। तो मान लीजिए ये कोई वस्तु है A और वह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, तो इसका मतलब क्या, इसके ऊपर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। दूसरी तरह से समझते हैं और आसान तरीके से, आसान तरीका यह है कि यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसका मतलब यह है कि उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वस्तु क्या होगा, वस्तु धनावेशित हो जाएगी।
धनावेशित हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, जब वस्तु धनावेशित हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि उस वस्तु का द्रव्यमान घटेगा, वस्तु का द्रव्यमान घटेगा। कैसे, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, द्रव्यमान घटेगा। यहाँ तक बातें आपको समझ में आई। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की उस वस्तु में क्या हो जाएगी, अधिकता होगी। कहने का मतलब क्या है, जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो वस्तु क्या होगी, वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा। अब आपने कहा कि द्रव्यमान बढ़ेगा कैसे, तो इसके लिए आपको ये समझना है, कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है उसका अपना मास होता है और वह मास डिसाइड किया गया है कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो वो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ये है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इतना द्रव्यमान की उसमें कमी आ रही है। अगर द्रव्यमान की कमी आएगी तो द्रव्यमान उसका जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, घटेगा। यहाँ तक बातें आपको समझ में आई। अब एक बात और, जो आपकी किताबों में भी कहीं कहीं हमने देखा है गलत लिखा गया है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उसे हम कैसे समझेंगे, तो एक आइए क्वेश्चन लेते हैं इलेक्ट्रॉनों की गणना वाले सूत्र पर। जैसे अभी हमने बताया इलेक्ट्रॉनों की गणना किस सूत्र से करते हैं, Q = NE से। तो एक क्वेश्चन है, ये पूछा गया था NCERT में, किसी वस्तु पर 10 कूलाम का धनावेश है, किसी वस्तु पर 10 कूलाम का धनावेश है, तो यह बताइए कि उस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है। ये क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर क्या समझना है, अभी हमने बताया अगर किसी वस्तु पर धनावेश होगा, धनावेश का मतलब क्या है, हमने कहा था अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का दान करेगा या इस इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब वह वस्तु क्या हो जाएगी, धनावेश हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है कि अधिकता है, कमी है। तो पहला आंसर तो आपने बता दिया, इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। दूसरी बात करते हैं कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो आइए सूत्र लगाते हैं। Q = होता है NE। तो यहाँ पर Q का मान दिया गया कितना, 10 कूलाम रखते हैं। 10 = N इंटू E का मान होता 1.6 इंटू 10⁻19। हल करते हैं इसे तो N का मान हो जाएगा 10/1.6 इंटू 10⁻19। दशमलव को हटाते हैं तो 10 और एक अंक बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 10 से गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा नीचे 16 और ये घात को पॉजिटिव बना लेते हैं तो ऊपर हो जाएगा 10⁻19। इसे हल करेंगे तो आएगा कितना, 6.25 इंटू 10⁻19। ये है इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। लेकिन क्या ये आंसर सही है, क्या ये आंसर सही है? बहुत सी किताबों में इतना ही आंसर लिख दिया गया है 6.25 इंटू 10⁻19, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है आपको समझाते हैं। इधर देखिए, मान लीजिए हमने बताया है आपको कि परमाणु जो होता है वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है। उसका एक केंद्रक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उसके बाहरी कक्षा में संयोजी कोष में चक्कर लगाते हैं। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही हैं। चलिए, तो हमने कहा था आपको कि इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन जो होता है वह ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन जो होता है वह धनावेशित होता है। यहाँ तक बातें आपको समझ में आई। लेकिन एक बात बताइए, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालें, 2 इलेक्ट्रॉन निकालें, 3 इलेक्ट्रॉन निकालें, ठीक है,
लेकिन इसमें से हम 1.25 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, या 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, या 2.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, या 6.25 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। 6.25 का मतलब क्या है? 6.25 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा एक पूर्ण संख्या में ही निकलेंगे, या 6 के बाद 7 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ पर 6.25 नहीं निकलेंगे। इसका मतलब क्या है? ये जो आंसर है वो गलत है। इससे हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इस दशमलव को हटाते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये 625 × 10⁻17 कूलम इलेक्ट्रॉन, ये है आपका आंसर। ये सारी बातें बेसिक जानकारी हैं आपके लिए। अभी हम आवेश के बारे में आपको बता रहे हैं। हम आपको बताएंगे फिजिक्स कितनी आसान होती है, बस आप समझते जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। जितने लोगों के पास पहुंचेगा उतना ही हमको भी बल मिलेगा, हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोज आपके पास लेकर आएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें आप याद रखिए, नोट करते जाइए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये हो गई बातें। और एक दो बात बताते हैं आपको कि आवेश को हम उत्पन्न कैसे कर सकते हैं, किसी भी वस्तु में हम उसको आवेशित कैसे कर सकते हैं। जैसे मार्कर है तो ये आवेशित कैसे हो सकती है, इसके बारे में हम आपको चल रहे हैं बताने। तो आइए देखते हैं। तो आवेशित करने के वस्तु को आवेशित करने के 3 प्रकार हैं। पहला है आपका घर्षण द्वारा, दूसरा है आपका चालन द्वारा, तीसरे की अगर मैं बात करूं तो तीसरा है आपका प्रेरण द्वारा। यहां तक बातें आपको समझ में आ रही। अब समझते हैं घर्षण द्वारा कैसे कोई भी वस्तु को हम आवेशित कैसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए 2 वस्तु हैं आपके पास, ये है m और ये है n। ये 2 वस्तुएं हैं आपके पास। अब आपको इसे आवेशित करना है, दोनों को आवेशित करना है। कैसे आवेशित कर सकते हैं हम आप? तो इसके लिए एक बात और समझनी है आपको। जैसे कोई भी छोटी छोटी वस्तु हो, कोई छोटी भी वस्तु हो, तो वो किससे मिलकर बनी हुई होती है? तो आप कहेंगे परमाणु से मिलकर बनी हुई होती है। परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। और परमाणु में होता क्या है? परमाणु में न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये बातें आपको समझ में आ रही। ये वही वस्तु है जिसमें इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कोश में चक्कर लगा रहा है और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसके केंद्रक में स्थित हैं। समझ में आ रही होंगी बातें आपको। न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इसके केंद्रक में स्थित है यहाँ पर। चलिए, अब आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, जितनी संख्या किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की होगी उतनी ही संख्या प्रोटॉनों की होगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन हैं इस परमाणु में, तो इस परमाणु में 5 प्रोटॉन भी होंगे, 5 प्रोटॉन भी होंगे। ये जो दूसरा परमाणु छोटा है तो हम कहते हैं इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 प्रोटॉन भी होंगे, बिल्कुल होंगे। घर्षण द्वारा हम क्या करते हैं? इन दोनों को आपस में क्या करते हैं? रगड़ते हैं। इन दोनों को आपस में क्या करते हैं? रगड़ते हैं। तो जब इन दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो इसके ऊपरी सतह के जो इलेक्ट्रॉन हैं या तो इसमें चले जाएंगे या तो इसमें से इसमें चले जाएंगे। 2 बातें हो सकती हैं। तो रगड़ने के बाद हम कहते हैं इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन किस में चले गए? इसमें चले गए। तो देखते हैं यहाँ पर इस वस्तु यम के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए कहाँ पर? यन में। तो होगा क्या? यहाँ पर अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं? 5 ही होंगे। यहाँ पर कितने हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने? 3। कहने का मतलब क्या है? अब इस वस्तु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों से बराबर नहीं है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? अधिक है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाती है तो वस्तु क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। कहने का मतलब क्या है? ये वस्तु क्या हो गई है? ऋणावेशित हो गई है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से कम है। कहने का मतलब क्या है? यह वस्तु क्या हो गई है? धनावेशित हो गई है। ये हो गई बात घर्षण द्वारा
आवेशित करना, वस्तु किसी भी वस्तु को घर्षण द्वारा कैसे आवेशित किया जाता है। यहाँ तक बातें आपको समझ में आई होंगी। अब दूसरी बात करते हैं, चालन द्वारा वस्तु को कैसे आवेशित करते हैं। चलिए इसके बाद पढ़ेंगे फिर प्रेरण द्वारा। चालन द्वारा कैसे आवेशित किया जाएगा, तो इधर देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु है जिसमें आवेश हैं पॉजिटिव निगेटिव समान आवेश स्थित हैं, और हम क्या करते हैं, एक छड़ लाते हैं, वो धनावेशित भी हो सकती है ऋणावेशित भी। तो पहली बार हम जो छड़ लेंगे वो हम ले लेते हैं ऋणावेशित। तो होगा क्या, इस छड़ को जब इसमें इस गोले में इस वस्तु में टच करेंगे तो होगा क्या कि आवेशों में क्या होता है कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। कहने का मतलब क्या है, एक बात और आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज अगर सामने होंगे या निगेटिव निगेटिव, ये दोनों आपस में एक दूसरे से दूर भागेंगे। कहने का मतलब क्या है, ये दोनों प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित। और विपरीत आवेश होंगे पॉजिटिव निगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर होगा क्या, ये जो छड़ है वो क्या है, ऋणावेशित है, क्योंकि इसमें ऋणावेश हमने दिखाया है। तो होगा क्या कि ये जो पॉजिटिव है ये तो इसको आकर्षित करेगा, पॉजिटिव वाला क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा। लेकिन निगेटिव वाला जो चार्ज है यहाँ पर वो इसको क्या करेगा, दूर भगाएगा, कहेगा हटो हटो यहाँ से, आना नहीं मेरे पास। तो होगा क्या घटना, ये आवेश जाएगी, इस वस्तु में जाएगा, लेकिन किस प्रकार से, ये इस प्रकार से स्थित होंगे, धनावेश या ऋणावेश भी इस प्रकार से स्थित होंगे। लेकिन ये जो ऋणावेश है ये इसकी सतह पर आके स्थित हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अब वस्तु क्या हो गई है, अब वस्तु क्या हो गई है, आपको दिख रहा होगा, ये वस्तु हो गई है ऋणावेशित। इसी प्रकार अगर हम धनावेशित छड़ लें, कोई वस्तु है उसमें अगर हम धनावेशित छड़ लें, ये हम दिखा रहे हैं आपको, धनावेशित छड़ लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन निगेटिव वाला चार्ज क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा। नेगेटिव वाला चार्ज जब इस वस्तु को आकर्षित करेगा, इस वस्तु में नेगेटिव चार्ज जो है इस वस्तु के पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो होगा क्या, यहाँ पर कौन सी घटना होगी, तो ये वस्तु का फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये जो चार्ज है ये इसकी सतह पर आ जाएंगे, इसकी परिधि पर आकर स्थित हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, अब क्या हो गया, ये वस्तु हो गई धनावेशित। ये हो गया आपका आवेशन की प्रक्रिया नंबर 2, जिसमें चालन द्वारा हम वस्तु को कैसे आवेशित करते हैं ये हमने आपको बता दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाते हैं इसे। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाओ। चलिए शेयर करना ना भूलिए। आगे देखते हैं। अब तीसरा है प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा वस्तु को आवेशित कैसे करते हैं, तो इधर देखिए, प्रेरण का मतलब है प्रेरणा। कहने का मतलब क्या है, इधर देखिए ध्यान से, ये कोई वस्तु है जिसमें समान आवेश स्थित हैं, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। होगा क्या, हम कोई एक बहुत बड़ी वस्तु, ज़्यादा उच्च धनावेशित वस्तु ले आते हैं या ऋणावेशित। उच्च धनावेशित पहले ले लेते हैं। उच्च धनावेशित वस्तु अगर हम ले आए इसके पास, ये धनावेशित है वस्तु, तब क्या होगा यहाँ पर, चूँकि ये धनावेशित है और धन वाला किससे प्यार करेगा, ऋणावेश से प्यार करेगा। या फिर यहाँ पर एक बात और कह सकते हैं, धनावेशित जब वस्तु रखेंगे तो ऋणावेश इसे अपनी तरफ आकर्षित करेगा, जबकि धनावेश क्या करेगा, दूर भागने की कोशिश करेगा। क्यों, इससे दूर भगेगा ये धनावेश। क्यों दूर भगेगा, क्योंकि यह जो वस्तु है ये उच्च धनावेशित है, इससे ज़्यादा धनावेशित है, इसलिए ये दूर भागने की कोशिश करेगा। अगर इससे कम होता तो ये दूर भागने की कोशिश करता। तो होगा क्या, यहाँ पर कौन सी घटना होगी,
तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर ये कहेगा भैया भगो यहाँ से, कौन आया है, तो कहेंगे कौन आया है, धनावेश आया है। तो होगा क्या, यहाँ पर घटना क्या होगी फिर, ये जो है धनावेश ये आकर इसके किनारों पर स्थित हो जाएगा इस प्रकार से, और ऋणावेश यहाँ पर आकर स्थित हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। यहाँ तक बातें आपको समझना। अब हम क्या करते हैं, इस धनावेश इस वस्तु को हम धरती माता से जोड़ देते हैं। कैसे, इस प्रकार से धरती माता से जोड़ देते हैं। पृथ्वी की जो धारिता है, धरती माता की जो धारिता है वो अनंत है। कहने का मतलब क्या है, कितना भी चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वह उसे डिस्चार्ज कर देगी, कितना भी आए, और नेगेटिव चार्ज आए तो उसे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देकर कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जब इसे धरती माता से जोड़ेंगे तो ये जो धनावेश है, ये जो धनावेश है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा और इस धनावेश को क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। इस धनावेश को डिस्चार्ज कर देगा, तब यहाँ पर फिगर जो है वो आपका बदल के कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और ये वस्तु क्या हो जाएगी, ये वस्तु क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ऋणावेश। दूसरी बात करते हैं, अगर यहीं पर मैं नेगेटिव उच्च ऋणावेशित वस्तु को लेता हूँ, इसके सामने मिटाते हैं इसे। अगर हम एक उच्च ऋणावेशित वस्तु को लें तो ये ऋणावेश है, तो ये फिर पॉजिटिव वाले से क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा, आकर्षित करेगा पॉजिटिव चार्ज को। नेगेटिव वाले को क्या करेगा, भैया दूर भगो, कौन आया है, तो बताएंगे कौन आया है, ऋणावेश आया है। तो यहाँ पर क्या होगा, घटना कौन सी होगी, तो यहाँ पर होगी घटना कुछ इस प्रकार से, ये ऋणावेश है और ये पॉजिटिव इसके पास आ जाएंगे, और नेगेटिव चार्ज जो हैं, नेगेटिव चार्ज जो हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। और अगर इसे हम फिर से अर्थ से जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, ग्राउंड में जाएगा। अभी देख रहे थे आप ऊपर आ रहा था, लेकिन अब कहाँ जाएगा, ग्राउंड में जाएगा। ठीक, तब क्या होगा, ये नेगेटिव क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, पूरा वस्तु क्या हो जाएगी आपकी, धनावेशित हो जाएगी। अब वस्तु क्या हो जाएगी आपकी, धनावेशित हो जाएगी। ये हमने बताया वस्तु को हम आवेशित या आवेश को उत्पन्न कैसे करते हैं किसी भी वस्तु में, बेहद आसान है। अब इसके बाद बात करते हैं आवेश और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है। आवेश और उसके द्रव्यमान, किसी वस्तु का आवेश और उसके द्रव्यमान में क्या अंतर होता है। तो हम एक तरफ लिखते हैं द्रव्यमान, एक तरफ लिखते हैं आवेश। तो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कभी जीरो नहीं होता है, ये बातें आपको ध्यान रखनी। ये कभी शून्य नहीं होता, शून्य नहीं हो सकता। लेकिन आवेश, आवेश क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। दूसरी बात, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। एग्जाम में कभी पूछा जाता है क्या नहीं बदलता, तो वस्तु का द्रव्यमान कभी परिवर्तित नहीं होता। उसे कहीं भी आप ले जाइए परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन ये भाई साहब परिवर्तित होता है, इसका मान बदलता रहता है। और अगर बात करें आवेश के बारे में, तो आवेश जो होता है वह दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण होता है, जबकि दो आवेशों के बीच, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है। और अगर बात करें इसके बारे में, तो हमने 3 बातें बताई। चौथी बात अगर मैं इसके बारे में बताऊं, तो किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है उसे आप चाहे अर्थ पे नापिए, चाहे जहां नापिए, हाँ बता दिया है, ये परिवर्तित नहीं होता है। ठीक, लेकिन ये परिवर्तित, ये सामान्य सी बातें हमने बताई किसी वस्तु के द्रव्यमान और आवेश में क्या अंतर है। और भी सारी बातें जो हैं हमने आज आवेश से रिलेटेड सारी बातें आपको बताई हैं। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम्स आएँ वो हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। कल हम शुरू करेंगे इसके आगे का टॉपिक, और आगे आपको ले चलेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।